आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 12 का टॉप 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बात करेंगे और ये भाग 1 में भी हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात किया है और भाग 2 में भी 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बात किया, जो कि VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये गुप्त साम्राज्य से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कन्फर्म क्वेश्चन 3 से 4 गो क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो ये गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। ये चैप्टर 11 तक अगर आपने नहीं देखा है, पूरा अच्छा से चैप्टर पढ़ाया गया, सब विस्तार से बताया। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या बोले हैं कि साथ में कॉपी और पेन यानी कि कलम आपको लेकर बैठना है। अभी जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं आप कॉपी या पेन लेकर बैठिए, ताकि इसमें जो 10 गो क्वेश्चन होगा उसके अलावे हम क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको कमेंट में लिखकर उसका आंसर बताना होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और सारा क्वेश्चन लिखते रहिएगा और अंत में आप क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बहुत सारे बच्चे ने कमेंट में आंसर लिखा है, तो उन्होंने सब बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ ठीक ठाक लिखा है, यानी आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे 11 नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। रामगुप्त की चर्चा विशाखा दत्त की किस पुस्तक में है? सबसे पहला है, यहाँ पर पहला है अष्टाध्याय, हर्षचरित, देवी चंद्रगुप्त, नदी, इनमें से कोई नहीं। तो विशाखा दत्त द्वारा रचित कौन सा रचा था? देवी चंद्रगुप्तम। इसमें रामगुप्त के बारे में वर्णन है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना, जो कि एक कमजोर राजा था और ये शकों से हार गया था। किससे हार गया था? शकों से हार गया था। और उसके बाद ये शकों के राजा ने कहा था कि तुम अपनी पत्नी को हमारे दरबार में भेजो, और ये तैयार भी हो गया था, रामगुप्त तैयार भी हो गया था अपनी पत्नी को भेजने के लिए कि हाँ हम भेज देंगे, कि पत्नी को ये भेज देगा, ये तैयार भी हो गया था। लेकिन इसका छोटा जो भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ये खुद उसके जगह पर गया, इसकी पत्नी के जगह पर खुद ये गया और जाकर शकों के राजा को क्या कर दिया? मार दिया। और उसके बाद आकर इनका भी फाइल निपटा दिया। फाइल निपटाने के बाद इनका भी काम खत्म कर दिया और खुद क्या बन गया? राजा। अब बताइएगा कि रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? सबसे पहला क्वेश्चन, रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर इसका जरूर बताना है। और अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था आकर राजा बन गया, उसके बाद शकों का नाश किया। किसका नाश किया? शकों का नाश किया। ध्यान समझिएगा, शकों का नाश किया। तो शकों का अंतिम शासक कौन था जिसको इसने हराया? शकों का जो अंतिम शासक था वो कौन था जिसको इसने हराया? यही आपको कमेंट में लिखकर जरूर इसका भी आंसर बताना है कि शकों का कौन सा शासक था? शकों का अंतिम शासक, यानी 2 गो क्वेश्चन हो गया। अभी और भी क्वेश्चन हम इसमें बोलेंगे, ये कमेंट में लिखकर इसका आंसर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहास में क्वेश्चन क्या है कि इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? मत सोचिएगा कि सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि, बहुत सारे देखिए। तो बहुत सारे में देखिए कितने, 15, 12, 10 या 14। तो 14 शासकों ने इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो कोई भी शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लीजिएगा तो ये मत समझिएगा कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, या ऐसा हो सकता है कि दूसरा शासक भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय इतना बड़ा राजा कैसे बन पाया? आखिर इनके दरबार में विद्वान थे, तो उन विद्वानों को क्या कहा जाता था? मिनी रत्न, नवरत्न, दरबारी या मंत्रिमंडल? तो उनको नवरत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी नवरत्न थे, उनको नवरत्न कहा जाता था। अब नवरत्न का नाम लिखकर बताना कि नवरत्न में कौन कौन थे। हम इसमें बहुत अच्छा से जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा से बताए हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का, वहाँ से चैप्टर भी फिर दोबारा से देख सकते हो। उसमें सभी नवरत्न के बारे में पूरा डिटेल में बताएं कि सभी का कार्य क्या क्या था, सब कुछ पूरा डिटेल में बताएं। तो कमेंट में लिख कर आपको जरूर बताना नवरत्न के नाम, नवरत्न कौन कौन थे। और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा आंसर सही लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सही आप आंसर लिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं, मतलब पढ़ तो रहे ही हैं। तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि आप पढ़ रहे हैं। आप कमेंट में आंसर लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ये तो सबको पता होना चाहिए, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था और 9 रत्नों में से एक थे, ये भी 9 रत्न थे। अब देखिए कालिदास क्या करते थे, नाटक की रचना करते थे और ये जो कहानी लिखना होता था, कहानी लिखते थे, यानी बहुत अच्छे लेखक थे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? ए धन्वंतरी, बी भास्कराचार्य, सी पतंजलि और डी सुश्रुत। तो ये धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। यही 9 रत्न में से भी एक थे, ये भी 9 रत्न थे, ध्यान रखिएगा। देखिए कौन कौन पूछा जाएगा, वैद्य पूछा जाएगा, नाटककार पूछा जाएगा। कौन नाटककार थे? ये नाटक मतलब नाटक की रचना करने वाले थे, कालिदास थे। और आपसे एक और पूछ लिया जाएगा कि कौन खगोल शास्त्री थे? खगोल शास्त्री इसके दरबार में कौन थे जिन खगोल की बहुत अच्छी जानकारी थी और गणित की भी अच्छी जानकारी थी? कौन थे इसके दरबार में? ये भी पूछा जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन हुआ कि इसके दरबार में कौन गणितज्ञ थे, बहुत ही विद्वान गणितज्ञ थे, वो कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्व, तो इसका आंसर लिखकर आपको कमेंट में बताना है कि कौन थे गणितज्ञ, बहुत ही महान गणितज्ञ थे, कौन थे। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो कुमारगुप्त ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि कहाँ पर है? पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, गया से नजदीक, मतलब राजगीर के काफी करीब में ही है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा में है, नालंदा जिला में, ध्यान रखिएगा, नालंदा जिला में ही नालंदा विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला के बाद ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यहाँ पर छात्रावास की भी सुविधा थी, यानी हॉस्टल की भी सुविधा थी, ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त ने कितने गांवों को कहा था दान में देने के लिए? इसके लिए 200 गांव, ये 200 गांव। और यहाँ पर जो पढ़ाई होती थी, कितने बच्चे रहकर पढ़ते थे? कितने बच्चे पढ़ते थे? यहाँ पर 10,000 छात्र पढ़ते थे। और ये यहाँ पर शिक्षक कितने थे? 2000 शिक्षक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या डीन में से कोई नहीं? तो ये तक्षशिला है, ध्यान रखिएगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा ग्रहण किया था। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी। इसका दिमाग घुमा हुआ था, इसको लग रहा था कि इतना बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब जानकारी है इनके पास, सारे आयुर्वेद के बारे में जानकारी है, सब कुछ जानकारी है। तो इसने हमला कर दिया कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय पर, और यहाँ के पुस्तकालय को नष्ट करवा दिया, पूरे विश्वविद्यालय को तो तहस नहस मचा दिया। साथ में इसका पूरा ध्यान केंद्रित था पुस्तकालय पर, ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय पर पूरा ध्यान इसका केंद्रित है कि पुस्तकालय कैसे भी करके लाइब्रेरी नष्ट हो जाना चाहिए। पुस्तकालय को नष्ट करवा के ताकि सारा ज्ञान खत्म हो जाए। इसको ये नहीं पता था कि ज्ञान दिमाग में होता है, ना कि पुस्तकालय में। पुस्तकालय में तो होता है, मानता हूँ पुस्तकालय में होता है, लेकिन अधिकतर जो ज्ञान होता है ये जरूरी नहीं कि पुस्तकालय नष्ट हो जाए तो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पुस्तकालय तो नष्ट करवा दिया लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं करवा पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? स्कंदगुप्त। कौन था? ये ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ एक शिलालेख यानी कि अभिलेख जो मिलता है, वो कौन सा अभिलेख मिलता है? ये कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है ये जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार अभिलेख। इसमें स्कंदगुप्त, रुद्रदामन और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, फिर रुद्रदामन, फिर स्कंदगुप्त। ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था, वही उसी मतलब इसीलिए रुद्रदामन ने वहाँ पर लिखवाया अभिलेख, और उसी पर स्कंदगुप्त का भी नाम मिलता है। बाद में इसका नाम भी उसमें जुड़ गया, क्यों? क्योंकि इसने भी पुनर्निर्माण करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? आपको पता है कि कुमारगुप्त का जो सेनापति था उसी का पुत्र
कुमारगुप्त का सेनापति उसी का पुत्र स्कंदगुप्त था। उस समय हुणों का भी आक्रमण था और पुष्य मित्र जो जनजाति थी उसका भी आक्रमण था, उसने भी आक्रमण किया। तो हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया और उसके बाद राजा बना। उसके बाद कुमारगुप्त ने सारी जिम्मेवारियां सौंप दी स्कंदगुप्त। तो ये किस अभिलेख से ज्ञात होता है? प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है। आप ये नहीं ना कहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ अभिलेख और यहाँ पर स्तंभ लेख क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ लेख बोला जा रहा है, यहाँ पर अभिलेख पूछा गया तो अभिलेख है, तो यहाँ पर स्तंभ लेख कैसे हुआ? देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर रुक जाइए, समझाते हैं आपको ध्यान से। क्या होता है कि जो अभिलेख होता है, अभिलेख जो होता है वो 3 प्रकार का अभिलेख होते हैं। पहला होता है शिलालेख जो पत्थरों पर, चौड़ा पत्थर पर लिखा जाता है। दूसरा होता है गुहालेख जो गुफाओं में लिखा रहता है, पहाड़ों के गुफाओं में लिखा रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बराबर की पहाड़ी, और वहाँ पर गुफा, 4 गुफा बना हुआ है। उसमें ये मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक द्वारा उस पर गुहालेख लिखवाया गया है, और उसके बाद यानी गुफाओं में लेख लिखवाया गया। और उसके बाद एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब खंभा पर जो लेख लिखवाया जाता है उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। तो यही अभिलेख का ही प्रकार है स्तंभ लेख। तो कौन सा? भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात हुआ था कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चन बोला गया कमेंट में उसका आंसर लिखकर जरूर बताइएगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।